हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है सभी खुश एवं स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में से काव्य खंड में से दूसरी कविता पतंग करेंगे। पतंग कविता के कवि हैं श्री आलोक धनवा। सबसे पहले मैं आपको कवि का परिचय दे दूं। श्री आलोक धनवा हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये सामाजिक चेतना से ओतप्रोत कवि हैं। इनका जन्म सन 1948 में बिहार राज्य के मुंगेर जिले में हुआ था। इनकी साहित्यिक सेवा की भावना के कारण इन्हें राहुल सम्मान से अलंकृत किया गया। इनको बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान और बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जनता का आदमी, ये इनकी काव्य रचना है। ये इनकी पहली कविता है जो सन 1972 में प्रकाशित हुई थी। भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, गोली दागो पोस्टर आदि। ब्रूनो की बेटियों से कवि को बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। इनका एकमात्र काव्य संग्रह है जिसका नाम है दुनिया रोज बनती है। ये सन 1998 में प्रकाशित हुआ था। इनकी साहित्यिक विशेषताएं, ये एक संवेदनशील व्यक्ति हैं। इनका साहित्य समकालीन समाज की संवेदना से ओतप्रोत है। ये 7वें-8वें दशक के जन आंदोलनों में अत्यंत प्रभावित हुए थे, जिससे कि इनके काव्य में उस समय के समाज का यथार्थ चित्रण हमें देखने को मिलता है। इनकी भाषा शैली के बारे में मैं भी आपको बता देती हूँ। इन्होंने अपने साहित्य में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ उन्होंने संस्कृत के तत्सम, तद्भव, साधारण बोलचाल और विदेशी भाषाओं के शब्दों का भी अच्छा प्रयोग किया है। इनके काव्य में कोमल कांत पदावली का सजीव चित्रण हमें देखने को मिलता है। इन्होंने अपने भाषा शैली में अनेक अलंकारों का भी प्रयोग किया है। श्री आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग जो कविता है, ये उनके एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से संकलित किया गया है। इसमें उन्होंने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर एवं मनोहारी चित्रण किया है। कवि ने बाल क्रियाकलापों तथा प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए अनेक सुंदर बिंबों का समायोजन किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का एक रंग बिरंगा सपना है जिसमें वे खो जाना चाहते हैं। आकाश में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं जिन्हें बाल मन छूना चाहता है और उनके पार जाना चाहता है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कविता पतंग। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। इसमें कवि ने प्रकृति में जो निरंतर परिवर्तन हो रहा है उसका वर्णन किया है, क्योंकि जो तन मन को भिगो देने वाली जो तेज बौछारें होती हैं वो भादो मास में होती है। लेकिन अब जो ये मौसम है, ये भादो का जो महीना है वो ख़त्म हो चुका है। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, कि भादो का महीना है वो चला गया है। तेज बौछारों का जो समय था वो अब चला गया है। यहाँ पर भादो का महीना एक अंधकार का प्रतीक भी माना जाता है कि अब अंधकार का जो समय है वो समाप्त हो चुका है। सवेरा हुआ कि अब सुबह हो चुकी है, अर्थात भादो का महीना जा चुका है और उसके बाद जो अंधकार है वो समाप्त होकर प्रकाश ही प्रकाश फैल चुका है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, कि अब जो सुबह हुई है वो खरगोश की आंखों के समान लालिमा लिए हुए हैं और चमक लिए हुए हैं। जैसे खरगोश की आंखें लाल लाल और चमकीली होती हैं, उसी प्रकार से भादो का महीना जाने के बाद जो सवेरा हुआ है वो खरगोश की आंखों की तरह लालिमा लिए हुए और चमक लिए हुए सवेरा है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई साइकिल तेज चलाते हुए। अब जब भादो का महीना जब ख़त्म हो गया है और जो बारिश का मौसम था, जो फुहारों का मौसम था वो चला गया है, अंधकार जब समाप्त हो गया है, तो ऐसा लगता है कि उसके बाद जो शरद ऋतु है वो आ रही है और
पुलों को पार करते हैं। यहाँ पुलों से अर्थ है जो सावन मास भादो मास में जो बौछारें होती हैं, जो झड़ियाँ लगती हैं, उनको पार, पुलों का अर्थ यहाँ पर उन मुसीबतों से है या उन जो बीच में रुकावटें हैं उनसे हैं। वो रुकावटें अब समाप्त हो चुकी हैं, उन झड़ियों को और उन बौछारों को अब पार करता हुआ शरद का मौसम आ गया है। यहाँ शरद ऋतु एक नए उजाले के रूप में इसका पदार्पण हुआ है। कवि जो यहाँ शरद ऋतु का मानवीकरण कर रहा है अपनी नई साइकिल तेज चलाते हुए। अब मानवीकरण अलंकार यहाँ पर शरद ऋतु के बारे में उन्होंने प्रयोग किया है। शरद ऋतु का उन्होंने मानवीकरण किया है और कहा है कि शरद जो है वो अपनी नई चमकदार साइकिल को तेज गति से चलाते हुए आ रहा है, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। वह अपनी इस साइकिल की घंटी को जोर जोर से बजाते हुए चला आ रहा है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। वह अपनी इस चमकीली जो साइकिल है उसको तेज तेज चलाते हुए, घंटी को जोर जोर से बजाते हुए और जो पतंग उड़ाने वाले बच्चों का झुंड है उनको अपने जो सुंदर संकेत हैं उनके माध्यम से वो बुला रहा है। कहने का भाव है कि जैसे ही शरद ऋतु आती है तो सारे जो नन्हे मुन्ने जो बच्चे होते हैं वो अपने हाथ में पतंग लेकर दौड़ पड़ते हैं। तो ऐसे लगता है कि जैसे शरद ऋतु है वो बच्चों की इन जो मनोहर जो क्रीड़ाएं कर रहे हैं, जो ये क्रियाएं बच्चे कर रहे हैं, वो उनको आनंदित कर रही है और वो उनको बच्चों को अपने चमकदार संकेतों से, अपनी मधुर ध्वनियों से अपनी तरफ उन बच्चों को बुलाने का प्रयास कर रही है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। कि अब जो शरद ऋतु है वो अपने चमकीले इशारों से, अपनी मधुर ध्वनियों से बच्चों को अपनी तरफ बुला रही है और उस आकाश को उन्होंने इतना कोमल बना दिया है कि जो उनकी बच्चों की जो पतंग है वो इस असीम आकाश में ऊपर उड़ सके। यहाँ पर कवि है वो इस चीज़ की कल्पना कर रहा है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। अब कवि यहाँ पर अपनी कल्पना को और भी ज़्यादा ऊंचाई तक ले जाता है। वो अपनी कल्पना करते हुए कहता है कि जो दुनिया की सबसे हल्की, कोमल और रंग बिरंगी वस्तु अर्थात जो पतंग है वो उड़ सके। अब पतंग है वो पतले कागज़ की बनी हुई रंग बिरंगी होती है, उसके ऊपर एक बांस की कमानी भी लगी हुई होती है। तो कवि क्या कहता है कि जो दुनिया की सबसे हल्की और कोमल जो रंग बिरंगी वस्तु है वो उड़ सके। संसार का जो पहला पतला कागज है, जो बांस की एक पतली सी कमानी के साथ उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, उसके साथ वो उड़ सके। और इनको उड़ते हुए देखकर बच्चे हैं वो भी खुश हो जाते हैं कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कि उनको ऐसे उड़ते हुए देखकर सारे जो बच्चे हैं उनके मन की इच्छाएं भी उस पतंग के साथ साथ उड़ने लगे। अर्थात जो बच्चों के जो समूह हैं वो इन आकाश में इन उड़ती हुई पतंगों को देखकर प्रफुल्लित होकर सीटियां बजाने लगे और किलकारियां मारने लगी। क्योंकि ऐसी मोहकता को देखकर बच्चों का मन है वो प्रफुल्लित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है और वो पतंग को ऐसे उड़ता हुआ देखकर सीटियां मारते हैं, किलकारियां मारते हैं और उस चीज़ का आनंद लेते हैं। जन्म से ही वे लाते हैं अपने साथ कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास और वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। अब कवि क्या कहता है कि जो बाल मन होता है, बालक का जो मन होता है वो कल्पनाओं से भरा हुआ होता है। जो बालक मन है उसके जो प्रयास होते हैं, जो उसके कार्य होते हैं, उनको देख देख कर वो हमारा मन हर लेते हैं। तो उन्हीं बाल मन की जो क्रीड़ाएं हैं उनको देखते हुए, उनका मनोहारी चित्रण करते हुए कवि क्या कहता है कि बालक है वो जन्म से ही अत्यंत कोमल, अत्यंत नाजुक होते हैं। वो अपने साथ ही, जन्म के साथ ही वो कोमलता का भाव लेकर आते हैं। यहाँ कपास से अर्थ है एक ऐसी वस्तु जिसमें कोमलता का भाव हो, अर्थात जो बहुत ज़्यादा कोमल हो। तो बच्चे हैं वो जन्म से ही बड़े कोमल, अत्यंत नाजुक होते हैं और वे अपने साथ जन्म से ही इस कोमलता के भाव को लेकर
आते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब जब बच्चों की ये कोमलता होती है, इसको स्पर्श करने के लिए पृथ्वी जो है वो भी ललायित रहती है, वो भी बेचैन होकर इनके इन छोटे छोटे पैरों की कोमलता को अपने ऊपर महसूस करती है और वो इनके पैरों के पास घूमती रहती है। अर्थात पृथ्वी पर जब ये बच्चे अपने छोटे छोटे नाजुक पैर रखते हैं तो पृथ्वी भी बहुत खुश होती है, क्योंकि इनकी जो कोमलता का भाव है वो उसे भी उनका जो स्पर्श है वो पृथ्वी को भी काफ़ी रोमांचित कर देता है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पैग भरते हुए चले आते हैं। जब वे मकान की छतों पर, जब वे बच्चे हैं वो मकान की छतों पर अपने कोमल कोमल पैरों से इधर उधर भागते हैं और बेसुध होकर दौड़ते हैं, क्योंकि जब वो पतंग उड़ा रहे होते हैं उन्हें कोई सुध नहीं होती वो कि कहाँ भाग रहे हैं, किधर आगे हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, छत से गिरने का डर तो नहीं है, इस चीज़ों का उन्हें कोई भी भय नहीं होता। वो बेसुध होकर इधर से उधर दौड़ते हैं। तो पृथ्वी भी उनके जब पैरों का, उन बेचैन पैरों का स्पर्श करने के लिए ललायित होती है, तब बच्चे अपने पैरों से इस धरती को, अपनी इन सारी दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए दौड़ते हैं। मृदंग का अर्थ होता है नगाड़ा, कि उनके जो पैर हैं कभी इधर कभी उधर सभी दिशाओं को नगाड़ों की तरह बजाते हुए प्रतीत होते हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, पेंग भरने का अर्थ है पतंग को झूला झुलाना, इधर से उधर झूलना। तो जब वो जो अपने पैरों से जब इधर से उधर वो हिलते डुलते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे वो झूला झूल रहे हो, क्योंकि वो पतंग के साथ ही अपने शरीर को भी जैसे झुला रहे होते हैं। तो वे अपनी किलकारियों के द्वारा सारी दिशाओं को नगाड़ों की तरह बजाते हैं, और जैसे वृक्ष की जो शाखाएं होती है डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, तो जब वे जिस तरह से पेड़ की जो शाखाएं होती है वो कोमल और लचीली होती है और हवा के वेग के साथ इधर उधर डोलती है, उसी प्रकार जो बच्चे हैं वो भी मस्ती में इधर से उधर जैसे झूला झूलते हुए अपने शरीर को दौड़ाते रहते हैं। उन्हें इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ दौड़ रहे हैं, कैसे उनके पैर जो हैं वो बेचैन हैं, लेकिन उस चीज़ से उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने शरीर को पतंग के साथ ही एक तरह से झूला झुलाते हुए अपनी ही मस्ती में दौड़ते हुए चले जाते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। अब जब बच्चे पतंग उड़ा रहे होते हैं तब उन्हें इस चीज़ का कोई होश नहीं रहता कि वो कहाँ खड़े हैं, छतों का जो किनारा है वो कितना खतरनाक है, वो वहाँ से गिर भी सकते हैं। तो इसलिए कवि ने उनके जो बच्चों का जो ये क्रियाकलाप है उसका चित्रण करते हुए कहा है कि जब वो अपने पतंगों को उड़ाने के लिए मकान की छतों के जो खतरनाक किनारे हैं उन पर दौड़ते हैं तो उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। तब उन्हें बचाने के लिए कोई और नहीं आता, बल्कि उनका जो रोमांचित शरीर है उसमें से जो म्यूजिक या संगीत जो है वही उनकी रक्षा करता है, उन्हें गिरने से बचाता है। अर्थात कवि के कहने का अभिप्राय है कि ये कोमल बच्चे अपने इसी रोमांच के सहारे ही खतरनाक स्थानों को भी पार कर लेते हैं। उन्हें इस चीज़ का कोई डर नहीं होता, वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। अर्थात वो अपनी पतंग को उड़ाने में इतने ज़्यादा मग्न हो जाते हैं कि उन्हें उन खतरनाक किनारों का कोई डर नहीं होता, वो इन खतरनाक किनारों से भी बच जाते हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। जो पतंग होती है वो एक धागे के सहारे ही उस आसमान में उड़ रही होती है, तो ऐसे लगता है जैसे कि उसकी जो पतंग की जो धड़कती ऊंचाइयां हैं, जो डोलती ऊंचाइयां हैं, उन्हीं से ही इन कोमल बच्चों को सहारा प्राप्त होता है। क्योंकि उस डोर का एक सिरा बच्चों के हाथ में होता है, एक सिरा पतंग से बंधा हुआ होता है, तो उस पतंग के साथ ही वो डोलते रहते हैं। ऐसा लगता है कि पतंग की ये डोर ही उन बच्चों को सहारा दे रही है।
पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। ऐसा लगता है, कवि कहता कि ऐसा लगता है कि बच्चे इन पतंगों के सहारे ही उड़ते हुए इस आकाश में चले जा रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्रों का अर्थ होता है सुराख, या हम जो हमारे शरीर पे रोएं होते हैं उनको भी हम रंध्र कहते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो अपने इन शरीर के जो रोएं हैं इन्हीं के सहारे वो रोमांचित होते हैं। जैसे शरीर के रोएं जैसे शरीर से उठते हैं, इसी प्रकार से वो रोमांचित होते हुए बच्चे हैं वो इन पतंगों के सहारे पूरे आकाश में उड़ रहे हैं। वो इस आकाश की जो ऊंचाई है, उसको जो हदें हैं उसको पार कर लेना चाहते हैं। और जिस तरह से पतंग है वो ऊपर आकाश में उड़ती चली जाती है, इसी प्रकार इन कोमल बच्चों का मन भी इन पतंगों के साथ साथ आकाश में उड़ता हुआ चला जा रहा है। अपने रोमांच के सहारे, अपने रंध्रों के सहारे, अपने रोएं, अपने सुराखों के सहारे बच्चे भी इन पतंगों के साथ साथ जैसे उड़ रहे हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब कवि कहते हैं कि जब बच्चे यहाँ पर अपने छतों पर खड़े होकर जब पतंगे उड़ा रहे होते हैं, उनके गिरने का डर भी होता है, लेकिन वो इन खतरनाक किनारों से अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन अगर वे कभी इन छतों के खतरनाक किनारों से यदि नीचे भी गिर जाते हैं और गिरने के बाद भी यदि वो बच जाते हैं तो वो बच्चे और भी ज़्यादा निडर, और भी ज़्यादा साहसी हो जाते हैं। क्योंकि मुसीबत में पड़ने के बाद जब उस मुसीबत से बाहर निकल जाते हैं तो ये मनुष्य का स्वाभाविक ऐसा नेचर है, ऐसा उसकी प्रकृति है कि उस चीज़ के प्रति उसका डर है वो समाप्त हो जाता है। उसके अंदर उस चीज़ के प्रति और भी साहस और निडरता पैदा हो जाती है। तो जब बच्चे इन खतरनाक छतों के किनारों से गिर जाते हैं और गिरने के बाद यदि वो बच जाते हैं तो वो और भी निडर और साहसी हो जाते हैं, उनके अंदर और भी निडरता पैदा हो जाती है। इन जो खतरनाक क्रीड़ाओं के करने के बाद वो और भी ज़्यादा निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तो वो निडरता रूपी जो सुनहरा सूरज है उसके सामने आते हैं, अर्थात बच्चे और भी निडरता और साहस के साथ सूर्योदय होते ही फिर से अपनी पतंगे उड़ाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ से कल गिर गए थे, यहाँ से वो बच गए थे, लेकिन अगले दिन फिर वो सुनहरे सूरज, जैसे सूर्य उदय होता है, सुनहरा सूरज होता है, उसी समय वो अपने पतंगे लेकर उनको उड़ाने के लिए फिर से दौड़ पड़ते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो बच्चों की इन बाल चेष्टाओं को, उनकी निडरता को, उनके साहस को देखकर पृथ्वी है वो भी उनकी बेचैन पैरों के पास आ जाती है और भी तेज गति से घूमने लगती है। अर्थात उन बच्चों के साथ पृथ्वी है वो और भी उन बच्चों का सानिध्य पाने के लिए तैयार हो जाती है। उनके कोमल पैरों को छूने के लिए पृथ्वी लालायित हो जाती है। अर्थात बच्चे हैं वो फिर से उसी तरह बेचैन पैरों के साथ दौड़ना भागना शुरू कर देते हैं और पतंग उड़ानी शुरू कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कविता पतंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।